बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत ने एक साल के अंदर जो अवाम के साथ सलूक किया है, अब उनकी वोट की पर्ची से डरे हुए हैं, जो बैलेट बॉक्स से एक धमाके की सूरत में इनके खिलाफ फटने जा रहा है। और ताकतवर हलकों को भी इमरान खान से एक खौफ है और खान का जादू किस तरह सर चढ़ कर बोलने लगा है। अयाद अमीर ने इस हवाले से बड़ी आम खबर दी है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। बस कीजिए, झूठ मत बोलिए। बहुत सारी नाकामियों का मलबा अब इमरान खान पर डालने की कोशिश हो रही है और खान ने हुकूमत और सहूलतकारों को बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। पक्के के डाकू इस वक्त क्या कार्रवाइयां डाल रहे हैं और कच्चे के जो डाकू है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, इलेक्शन से भाग रही है। हार हरबा इस्तेमाल किया गया है। पहले कहा गया कि फौज जो है कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है, लेकिन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर इंकशाफ हुआ कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि अगला जो ऑपरेशन हो रहा है उसी को मजीद वुसअत देकर जो चीजें हैं वो जो ऑपरेशन होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनको दायरा कार बढ़ाया जाएगा, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो वहां पर इनकार हो गई। अब ऐसा तासर बना कि कोई इमरजेंसी लगने जा रही है, वो भी फिलहाल खत्म हो गया। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तकसीम किया गया, ये भी नाकाम हो गया, क्योंकि 8 रुकनी बेंच ने जिस तरीके से पूरी गेम को पलट दिया है। अब वो कहते हैं जी ये 8 रुकनी क्यों बेंच बना दिया आपने। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि एक खास मौके पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। ये कच्चे के डाकू जो है वो आप देखिए कि यहां जमा कैसे होते हैं, सहूलतकार कौन होता है, फिर उनको असला जो जदीद तरीन असला है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भी पार कर जाता है, वो असला उनको फराम कैसे होता है। वो सिंध और पंजाब के जो इलाकों के अंदर पुलिस थाने हैं या डीपीओ होते हैं, आरपीओ होते हैं, वो सिंध में हूं पंजाब में हूं, उनको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह क्यों हलाल नहीं होती। छोटे गैंग जो छोटू गैंग है उसके बाद ये दोबारा मुनज्जम कैसे हुए, अगवा बराए तावान की वारदातें होती रही खुलेआम, ये सारी चीजें। और अब फौज को भी इस ऑपरेशन के अंदर झोंक देना। 11,000 पुलिस एहलकार पिछले 8-9 दिन से ये ऑपरेशन कर रहे हैं और अब तक की जो कारकर्दगी सामने आई है वो मैं आपके सामने ऑफिशियल रखना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त जो है हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो पाक फौज हो पुलिस हो, उनकी इस कारकर्दगी जो है उसको सराहते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं दयानतदारी के साथ, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमती अज़ाइम है, जो इस वक्त इलेक्शन से बचने के लिए उनकी कोशिशें हैं, ये सारी सूरत हाल जो है वो मशकूक बनाती है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के तरीके के साथ अब कहा जाएगा कि इसके लिए भी पैसे चाहिए, और ये अगर नहीं हो रहा तो इसकी कसूरवार भी अदलिया है। तो ये मलबा अदलिया पर डालने की शायद कोशिश हो आगे चलकर। तो हर चीज इस वक्त हुकूमत की मशकूक हो रही है। 8 दिनों से ये ऑपरेशन जारी है जी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही, ताकि उनके ठिकानों का पता चलाया जा सके। उसके अंदर फिर इतलाहात जो आती है। अब इस खबर यह है कि सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है, जिसमें मुतअद्दिद डाकू हलाक और गिरफ्तार किए गए हैं। डाकुओं के 8 सहूलतकार भी गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके अंदर बताया गया कि डाकू और अस्करियत पसंदों के 4 ठिकाने जला दिए गए हैं, लठानी गैंग के ठिकाने तबाह करके कब्जे में ले लिए गए हैं। और मजीद जो एसएसपी है इरफान समू, उनके मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे वक्फे से फायरिंग जारी है। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने को आग लगा दी गई है। मुतअद्दिद सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया। इंडस हाईवे और दीगर सड़कों पर पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया। अब वो कहते हैं मुगवियों को हिफाजत बाजियाब कराना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारे डीपीओ है नासर सियाल साहब झंग से सियासी वाबस्तगी है नून लीग से, उनकी भी जो भाई है उनके या फैमिली, वो कहते हैं कि कच्चा चिराग शाह में जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से पेशकदमी जारी है, जहां पर डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला है। फायरिंग के तबादले में एक और डाकू हलाक हो गया। अब तक ऑपरेशन में 4 डाकू मारे जा चुके हैं और 8 सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं। यानी 8 दिनों के अंदर 4 डाकू मरे हैं, 8 जो है ये रोजनामा जंग कह रहा है, और 8 सहूलतकार जो है वो इसके अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये कितना शदीद ऑपरेशन हो रहा है, कितना शदीद, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फोर्सेस को इस्तेमाल करके इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर यूज तो नहीं करना चाहते। ये एक बड़ा आम सवाल है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है
मुसलसल आपने देखा कि जो पिछली हुकूमत के अंदर टीटीपी, वो पाकिस्तान जो है उनको जिस अंदाज के अंदर लाने के हवाले से और मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की कोशिश हुई, उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो ऑन बोर्ड थी, और एस्टैब्लिशमेंट ही इन मामलात को चूंकि असल में संभाल रही होती है। जो सियासी क़यादत होती है उनसे तो सिर्फ ठप्पा लगवाया जाता है, लेकिन जब बाद में जब फंसना होता है तो सारे इल्जामात सियासी क़यादत ने लेने होते हैं। और ये बात पहले नवाज शरीफ और बाकी सियासतदान भी करते रहे और आप इमरान खान भी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि खान साहब ने जवाब दिया है कि ये जो झूठ बोलने का सिलसिला है इसको बंद करें, और ये शाह महमूद कुरैशी के जरिए जवाब दिया गया कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड थी, उनके कहने पर ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन फिर जो ये हुकूमत आई और मौजूदा जो आर्मी चीफ साहब आए, इन्होंने भी उस पॉलिसी को एंडोर्स किया जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। अब ये सिर्फ कह देना कि ये हमारी गलती थी और ये पिछली हुकूमत में डाल देना, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान को वापस आना था तो फैसला हुआ कि उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। तालिबान को मेन स्ट्रीम करने के लिए शराइत रखी गई थी। तालिबान को पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करना था, अफगानिस्तान से हथियार लेकर नहीं आना, उन्हें यहां कर अमन से रहना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। और इस पर कौमी असम्बली में इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग दी गई तो उसके अंदर सारी फौजी क़यादत मौजूद थी। क्या उन्होंने इख्तलाफ किया? नहीं किया। फिर वो कहते हैं जो आज एतराजात कर रहे हैं वो सब ब्रीफिंग में बैठे हुए थे, यानी सियासी क़यादत भी बैठी हुई थी, फौजी क़यादत भी बैठी हुई थी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ, DGISI समेत सब थे, चूंकि उस वक्त भी कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो DGISI साहब थे। अच्छा, ब्रीफिंग के बाद फैसला हुआ कि आगे बढ़ना है और लाया अमल बनाना है। फिर हमारी हुकूमत रुखसत हो गई और हमारी हुकूमत से रुखसती के बाद जो हुकूमत आई वो जिम्मेदारी थी, चूंकि सारी दहशतगर्दी बाद में आई है, इन्होंने नया कट्टा खोला है। और उसके बाद जो है PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाकयात में बतदरीज कमी आई है। गुज़श्ता एक साल में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? सवात में लोग आना शुरू हुए तो क्या हमने निशानदेही नहीं की? और मुराद सईद और हमारे दीगर लोगों ने वहां लोगों को मोबिलाइज नहीं किया? क्या राना सनाउल्लाह ने यह बयान नहीं दिया कि यहां कोई बैर से लोग नहीं आए? अब सारी जिम्मेदारी पीछे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। कोई सियासी जमात अकेले फैसले कैसे कर सकती है? यानी आप देखिए, मुराद सईद और बाकी PTI की क़यादत कहती रही कि दहशतगर्द असले समेत दाखिल हो गए। राना सनाउल्लाह कहता रहा कोई दहशतगर्द नहीं है, तो अब असल में तो राना सनाउल्लाह को पकड़ना चाहिए ना। यानी जिम्मेदार कौन हुई? मौजूदा हुकूमत, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट, जो मान नहीं रही थी कि दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए हैं नहीं हुए, लेकिन अब हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, इलेक्शन डिले कर दे। अब उसी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल तक जो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब यह कहा गया कि हकायक को तस्लीम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दहशतगर्दी एक लानत है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जो कहानी बयान की, इसके किरदार उनके साथ बैठे हुए थे जिन्होंने उन पर केसेस बनाए। डायलॉग गैर मशरूत होना चाहिए, टाइमिंग और इन चीजों पर भी उन्होंने बात की है कि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो अब ये जो नाकामियों का मलबा इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर डालना है, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई फजूल और गलत किस्म की बात है। अब मैं आपको बताता हूं, अयास अमीर साहब ने बड़ा, वो कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद किया। असल में जो खौफ है वो क्या है? इमरान खान पॉपुलर लीडर है, अवाम उसके साथ खड़ी है। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो यकीनन उसने जीत जाना है, और अगर वो 2/3 अक्सरियत ना भी ले, वाज़ेह अक्सरियत के साथ भी आए, तो 63A का जो फैसला है जिसके तहत वोट शुमार नहीं होना और काजी साहब का इंतजार किया जा रहा है चीफ जस्टिस बनने का, तो अब आप देखिए कि ये सारी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने प्रोग्राम में बात की है कि जमात इस्लामी अच्छा किरदार अदा कर रही है, जो मुज़ाकरात के अंदर चले कोई तो बड़ा है। वो कहते हैं कि एटमी ताकत, बड़ी आम बातें जो उन्होंने की है, एटमी ताकत $30 करोड़ मिलने पर खुशियां मना रही है। हमारे मुल्क का ये हाल हो चुका है। अयाद अमीर कहते हैं कि सिराजुल हक के सियासी बहरान कम करने की कोशिशों के हवाले से कहा कि खुशी की बात है कि कोई तो कोशिश कर रहा है। सिर्फ हुकूमत वालों का मसला हो तो वकला या कोई बड़ा जा सकता है, लेकिन मसला हुकूमत के बड़ों का है। यानी मसला ये एस्टैब्लिशमेंट का है, वो ये कह रहे हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं डरी हुई बल्कि मसला कुछ और है। मौलाना फजलुर रहमान की मिरास का वहां से सफाया हो चुका है। यानी मैं आपको बताता होता हूं, यानी KPK से वो चुके जीतते थे, वहां से उनकी नशिस्तें मिलती थी। इमरान खान के आने के बाद एक तो रियासत मदीना मदब का नारा उन्होंने ले लिया, फजलुर रहमान आउट हो गए। अमेरिका के हवाले से जो पॉलिसी है इमरान खान की, अमेरिका मुर्दाबाद,
ریلیاں نکلتی تھی فضل الرحمان پارٹی کی، تو وہ اب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن یہ عمران خان نے لے لیا ہے۔ تو وہ جو بیانیے دو بیچ کر فضل الرحمان ووٹ لیتے تھے وہ عمران خان نے چھین لیے، تو فضل الرحمان کنگال ہو گئے وہاں سے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جو پرچم لہرا، پختونخوا 2 سے 4 لوگ رہ گئے جو پرچم لہرا رہے ہیں، جن میں سے ایک مولانا فضل الرحمان امیر مقام کے علاوہ کوئی پٹھان قوم میں نظر نہیں آتا۔ حکومت کے بڑے ڈرے ہوئے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ۔ پہلے انہیں منایا جائے کہ آپ دل سے ڈر خوف نکال لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ماحول اس وقت بن چکا ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ ججز کب مشکلات کھڑی کیا کرتے تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ججز بھی آن بورڈ ہوتے تھے۔ عدالتیں کب کسی کے لیے رکاوٹ بنتی تھی، وہ دور جو ہوتا تھا اس میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم کب کسی کے لیے رکاوٹ بنی، لیکن ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ جنہوں نے کھڑے نہیں ہونا تھا وہ کھڑے ہیں، اور جن کی زبان بندی ہوتی تھی ان کی بھی زبانیں کھل چکی ہیں، جن کی آنکھوں پر پردے تھے وہ ہٹ چکے ہیں، جن پر جملہ کسنے کے لیے بڑے بڑے ترم خان بھی گھوم پھر کر آتے تھے، ڈائریکٹ بات ہوتی نہیں تھی۔ صرف پختون قوم نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سارا ماحول ہی بدل گیا ہے۔ ڈالے ہمارے ڈالوں میں سارے نامعلوم بھی ہمارے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی بات کہتے ہیں کہ اب کھل کر جو ہے لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایسا پہلے زمانوں میں کہاں ہوتا تھا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے مرد مومن مرد حق جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کون کون کھڑا تھا، اب پتہ نہیں، بتا نہیں سکتے، ہماری زبان بند ہے۔ مشرف کا زمانہ بھی ویسا نہیں تھا، اس سے پہلے ہم نے بنگالیوں کا مزاج درست نہیں کیا تھا۔ ہمارا صوبہ جس نے وفاداری کا پرچم صدیوں اٹھائے رکھا، پتہ نہیں اسے کیا بخار چڑھ گیا ہے۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل میں کہا کرتے تھے کہ پنجابی ججز ادھر ہیں، باقی ادھر ہیں، لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ سب نے آئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ججز بھی آن بورڈ ہوتے تھے، جتنی اس طرح کی رجیم چینج ہوتی تھی جو پلان ہوتا تھا، اور اب پہلی مرتبہ ججز کھڑے ہوئے ہیں، عوام کھڑی ہوئی ہے، پھر پنجاب کی عوام کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر انوکھا واقعہ، اور طاقتور حلقوں کے اندر یہ خوف ہے کہ اگر اس طرح ایک عوامی مومنٹم اور طاقت کے ذریعے عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو وہ انتقام لیں گے، یقیناً وہ کاروائیاں کریں گے۔ جنہوں نے اس ملک کو 1 سال میں بربادی تک لے جانے میں سہولت کاری کی ہے، یا جنہوں نے مین کردار ادا کیا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بن سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کو 20-40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے تو وہ کسی نے تو بھرنا ہے، کسی پر تو اس کی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے۔ تو یہ عوام کا جو دباؤ ہوگا احتساب کا، تو شاید اس خوف کی وجہ سے یہ جو جادو ہے عمران خان کا جو سر چڑھ کر عوام کے اندر بول رہا ہے، اسی سے سارے جو ہے وہ خوف کھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈر نکالیے، پھر بھی بہتری اسے میں الیکشن کروائیے، کچھ نہیں ہوتا، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ پیغام ایاز امیر صاحب اپنی خبروں اور تجزیے کی روشنی میں دیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔